नाम लिख दूं यहां, मेरा नाम वैशाली मंगल। क्या नाम है मेरा? वैशाली मंगल। ठीक है, अरे मंगल है, मंगल। ठीक है, केमिस्ट्री। पांचवा साल है पढ़ाते पढ़ाते, 5 साल हो गए मुझे कॉलेज एजुकेशन में। ये इसलिए कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो शक्ल से कि मैडम को तो लगती तो ऐसी शक्ल से आता जाता कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब तक 12th में जो आप पढ़कर आए। 12th में एक ही पेपर होता है, एक ही तो पेपर होता है ना 12th में। ठीक है, यहां बच्चों 3 पेपर। आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज। यहां 3 पेपर होने हैं। कितने पेपर? 3 पेपर होने हैं। एक बहुत ही बढ़िया नाम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड जो है वो है फिजिकल। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास है तो बताना पड़ेगा आपको कि आपको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। सबसे पहले ये तो पता चले कि क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। 2 के क्वेश्चन के जवाब भी तो चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। क्या का जवाब तो ये है, और क्यों का जवाब आपसे बेहतर कौन जान सकता है। बीएससी चुना है 12th के बाद, तो क्यों का जवाब तो आप जानते ही होंगे क्या रीजन होगा। हो सकता है कि कुछ बच्चों को पता हो कि उन्हें केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है या फिर बीएससी करनी है उन्हें। कुछ बच्चे चाह रहे होंगे हम बीटेक में चले जाएं, तो उनकी बात अलग है, वो बीटेक में चले गए। आपको मन था बीएससी में आओ, बीएससी में आ जाओ, बहुत बढ़िया चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, अब तक आपने पढ़ा ये तीनों मिलाकर एक पेपर हुआ करता था 12th तक। अब बात ग्रेजुएशन की आ गई, लेवल बढ़ा, सिलेबस बढ़ गया, आप बड़े हो गए, बड़े से बच्चे से बड़े हुए तो सिलेबस बढ़ा। और अगर आपका सिलेबस बढ़ा तो सिलेबस इन 3 पेपर्स में डिवाइड हो गया है। हर पेपर से 5 यूनिट आनी है। हर पेपर से 5 यूनिट आनी है। और जो पेपर का क्या रहेगा, मार्क्स डिवाइडेशन रहेगा, ये 33 नंबर का पेपर है, ये 33 का है। और ये थोड़ा 1 नंबर ज्यादा लेकर बड़ी बन गई है कि भाई मेरा तो 1 नंबर ज्यादा करो, तो उसने 1 नंबर ज्यादा ले लिया। जोड़ना इन नंबर्स को, 3 और 3 6 और 4 10, हासिल लगी 1, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, 100 नंबर, 100 मार्क्स टोटल। ये टोटल मार्क्स हैं। और आपको चाहिए कितने पास करने के लिए, ये सब जानते हैं, 36% मार्क्स चाहिए। यानी कि 100 में से 36 नंबर आ जाने चाहिए, तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है, अब देखना 100 में से 36 नंबर चाहिए, इसका मतलब 36 कैसे, 12 इसमें 12 इसमें 12 इसमें आ जाए पास हो जाओगे। 33 में से 12 इसमें आ जाए, 12 इसमें आ जाए, 12 इसमें आ जाए तो पास हो जाने हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज बता दूं, आप चाहो तो हो सकता है आपके इसमें 20 इसमें 20 इसमें 3 नंबर ही रह जाए, 20 20 इसमें 3 तो भी पास हो। यानी कि तीनों पेपर्स को मिला के 36 नंबर का पेपर रहेगा, 36 मार्क्स का पेपर ये रहने वाला है।
सॉरी 36 नंबर आपको पास करने के लिए चाहिए। एक चीज और जो मैं आपको बता रही हूं, क्या है पता है? वो ये है कि हर पेपर से 5 यूनिट आनी है ना, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, बीच में लगा होगा और। कोई एक अटेम्प्ट कीजिए, कोई एक करना है, ध्यान रखना, कोई एक करना है और उस एक के नंबर होंगे 6.5, 6 या 6.5, 6 या 6.5 ऐसे आएगा, 6 नंबर या 6.5 नंबर, ठीक है ना? ऐसे करके या तो 6 नंबर या 6.5 नंबर, ठीक है? कोई एक आना है, 6.5 नंबर क्वेश्चन, टोटल 5 है, 33 नंबर के रहेंगे, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आने हैं, ये 2 लिख दिए हैं मैंने। कोई एक आपको इसमें से अटेंड करना है। 100 नंबर की थ्योरी, तो प्रैक्टिकल जो होगा वो होगा आपका प्रैक्टिकल 50 नंबर का, टोटल मार्क्स 150। इसमें पास होने के लिए अलग चाहिए और इसमें पास होने के लिए अलग चाहिए, ठीक है? इस तरीके से। और बुक कौन सी पढ़ें? कोई पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सी बुक ले लो, बस ईमानदारी से साथ निभाना उसका। जेपीएच का मन है जेपीएच ले लो, सीबीएच का मन है सीबीएच ले लो। मैं सीबीएच प्रीफर करती हूँ क्योंकि मैं इसी से पढ़ती आई हूँ, मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ। लेकिन आप चाहें तो आप क्या ले सकते हैं? आप ले सकते हैं कौन सी किताब? जेपीएच की, ठीक है? जैसी आपकी मर्जी हो। नोट्स बनवाऊंगी तो बुक्स की जरूरत कम पड़ती है, पर फिर भी बच्चे कुछ थोड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। बच्चों की इच्छा के अकॉर्डिंग, या मैं ये कहूं कि मेरी मर्जी है, तीसरा पेपर स्टार्ट करूंगी मैं, जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। 5 यूनिट आनी है ना, 5 यूनिट आएंगी बच्चों। फिजिकल केमिस्ट्री। सतर्कता से बैठिएगा क्लास में मेरी में, बच्चे एक्टिव रहेंगे। मैं किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछूं, फटाफट से अपने चैट का ऑप्शन ऑन रखिए और चैट का ऑप्शन ऑन रख के मुझे जवाब देते जाइए। बस इतना ही तो मैं चाह रही हूँ कि आप मुझसे हर क्वेश्चन का जवाब आप मुझे दें, ठीक है? सुन रहे हो ना मेरी बात? सुन रहे हो ना मेरी बात? अब देखना, अब देखना मैंने क्या कहा है कि अगर मैंने आपको बोला है कि आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगी, तो देखना एक बार, 5 यूनिट होंगी। यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है लिक्विड, जिसे हिंदी में कहते हैं द्रव अवस्था, स्टेट। यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? द्रव अवस्था। इसके ऑप्शन में भी एक है, ये भी है, और एक मैथमेटिकल कंसेप्ट भी है। जिसे कहेंगे गणितीय अवधारणा। ये एक्चुअली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रीफर की जाती है, इसलिए कि ऐसा मानते हैं कि बच्चों को बायो वालों को मैथ नहीं आती है। क्या नहीं आती बायो वालों को? मैथ तो रख दी है, बाकी मैथ वाले बच्चे तो इसे आराम से अटेंड कर लेते। कुछ नहीं है, लॉग, गुणा, भाग, माइनस, प्लस, बस क्रमचय, संचय, प्रोबेबिलिटी, ये है सारे टॉपिक। चिंता मत करो, मैं करवा दूंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं करवाऊंगी क्योंकि ये काम आती हैं चीजें, इसलिए मुझे कराना जरूरी है। अब देखना,
मैंने बोला है लिक्विड स्टेट, और इसके कंसेप्ट में कौन सी है साथ में, यूनिट सेकंड जो है वो है आपकी गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था। ये मत सोचना मैडम हिंदी में नहीं लिख रही, तो हिंदी में भी लिख देती हूं। यूनिट थर्ड जो है, यूनिट थर्ड जो है वो है आपकी कौन सी, वो है आपकी सॉलिड स्टेट, जिसको हिंदी में कहते हैं ठोस अवस्था। यूनिट फोर्थ कोलाइडी स्टेट, जिसे हिंदी में कोलाइडी कहते हैं। और यूनिट फिफ्थ जो है वो है आपकी केमिकल काइनेटिक्स, जिसे कहते हो रासायनिक बल गतिकी। 5 यूनिट का इस प्रकार डिस्क्रिप्शन है, और हम इसे बात करेंगे कि 5, एक मिनट बच्चे, कुछ शायद 1 मिनट रुकना। देखना, ये इस प्रकार से 5 यूनिट का डिस्क्रिप्शन है, और हर यूनिट से ध्यान रखना 2 क्वेश्चन आने हैं। एक ही अटेंड करना है, दिमाग से मत लगाना ज्यादा कि एक दोनों ही अटेंड करने बैठ जाओ। टोटल 10 क्वेश्चन का पेपर होगा, और आपको 5 करने हैं। कितने सिंपल लगते हैं ना, पता चलेगा अभी धीरे धीरे हम जब पढ़ेंगे कि कितनी सिंपल है कोई चीज। अब देखना, एक्चुअली आज से 10 साल पहले जो यूनिवर्सिटी पेपर लिया करती थी, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ करता था, सेक्शन डिवाइडेशन आया करता था। सेक्शन नहीं, ऐसे आता था 5 यूनिट से 10 क्वेश्चन आ गए, कोई 5 अटेंड कर लो। 10 क्वेश्चन आ गए, कोई 5 अटेंड कर लीजिए। बच्चे बड़े ही चालाक निकले। बच्चे क्या करते थे, कोई 2 या 3 यूनिट पढ़ के चले जाते, वहां से 5 क्वेश्चन आ जाते, तो 5 क्वेश्चन के हिसाब से क्या करते, आराम से ये 5 की 5 अटेंड करते, और 2 या 3 यूनिट करके चले जाते, बाकी की 2 यूनिट खत्म। बच्चे चालाक निकले, यूनिवर्सिटी वाले और चालाक निकले। इन्होंने बड़ी सिंपल तरीके से सेक्शन डिवाइडेशन कर दिया। सेक्शन डिवाइडेशन वैसे कर दिया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इस तरीके से आते थे बी, ए, बी, सी। इन 3 में से कोई 5 अटेंड करने पड़ते थे। हर सेक्शन से कम 1 क्वेश्चन करना है, और हर सेक्शन से कम 1 क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए रहेगा। बाकी बच्चे चालाक निकले, बच्चे अभी भी 3 यूनिट करके सारे सेक्शन के क्वेश्चन अटेंड कर लिया करते थे, 2 फिर भी रह गई। बड़ा दिमाग ठनक गया यूनिवर्सिटी वालों का, ये बच्चे तो बड़े ही चालाक हैं, क्या करें इनके लिए। तो इन्होंने अब नया पैटर्न निकाला, जिसमें यूनिट का डिवाइडेशन कर दिया। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन करने, 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कोई 1 अटेंड करने के लिए रहेगा। अब तो बच्चों को 5 पढ़नी पड़ गई ना। अब तो सोचा कि बच्चे को 5 ही पढ़नी पड़ेंगी, और पढ़ भी रहे हैं। आपको भी पढ़नी है, मुझे भी पढ़ानी है, सब चीज सेम रहेगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन मत लीजिएगा। बस इतना ध्यान रखना कि मैं जब कोई चीज स्टार्ट करूं, तो बस इतना ध्यान रखना कि दिमाग को कॉन्सेंट्रेट रखना। क्या करने हुए, दिमाग को कॉन्सेंट्रेट रखिएगा। और दूसरी चीज याद रखना कि मैं एक टीचर हूं जरूर। आप मुझसे कितने क्वेश्चंस पूछ सकेंगे, आप मुझसे कितने प्रश्न पूछ सकते हैं, उन प्रश्नों में मैं कितनों का जवाब दे सकूंगी। आप मुझसे कितना जान सकते हैं, मैं आपको कितना बता सकती हूँ, ये डिफरेंस को खत्म करना है। मतलब कैसे, आप मुझको जितना, जब तक डाउट हो
तब तक क्वेश्चन पूछेंगे और मैं जब तक मुझ में जान है जवाब देती रहूंगी। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, जब तक मेरे में आप में दम है आप क्वेश्चन पूछिए, मुझ में दम है मैं जवाब देती रहूंगी। बस ध्यान रखना, हो सकता है मुझे हर क्वेश्चन का आंसर ना आता हो, आप बस इतना ध्यान रखिए कि मुझसे क्वेश्चन पूछिए, नहीं आता होगा तो मैं अगले दिन के लिए डिले करके बता जरूर दूंगी। ऐसा नहीं होता कि मुझे सारे, आपने मुझसे इंस्टेंट पूछा चाय कैसे बनाते हैं, मैं बता दूंगी। आपने मुझसे इंस्टेंट पूछा कि वो जो मैं अभी कल जो शेफ की जो खाना खा के आया था ना, बड़ा अच्छा लगा मुझे, आप बना देखो कैसे बनाई थी उसने सब्जी। अब भाई मुझे क्या पता, हाँ मैं आपको आंसर उसका बता सकती हूँ कब, शेफ से बात कर लूं जब, मजाक की बातें हैं। हो सकता है मुझे क्वेश्चन आते हो सकता है ना आते हो, आप मुझसे पूछिए मैं आपको बताऊंगी, बस इतना ध्यान रखना, बता दूंगी। बस वो तो एक मजाक के तौर पे है कि मुझे नहीं आता, हो सकता नहीं भी आता हो, ठीक है ना। इस प्रकार से ये पांचों यूनिट का डिवाइडेशन हम पढ़ेंगे और मैं स्टार्ट करूंगी केमिकल काइनेटिक्स। उसका रीजन क्या है मैं बता देती हूँ। उसके दो रीजन हैं। पहला तो ये कि ये बहुत ही, इस यूनिट का यूज आगे की यूनिट्स में होने वाला है। क्या बोला मैंने, इस यूनिट का यूज आगे जो आने वाली यूनिट है उसमें होने वाला है। और दूसरी चीज इससे भी बढ़िया इंटरेस्टिंग है, और जो चीज रुचिकर होती है उसे पढ़ने में तो मजा ही अलग आता है। मतलब जो चीज इंटरेस्टिंग है उसे पढ़ने के अलग ही वे होते हैं। तो देखना, मैं जो स्टार्ट कर रही हूं वो होगी आपकी यूनिट 5 जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी, यानी कि जिसे कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जिसे जानते हैं। देखना, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हल्का सा मैं अभी यहाँ पे आपको थोड़ा कंसेप्चुअल बेस पे समझा दूं कि केमिकल काइनेटिक्स आखिर होती क्या है। रासायनिक बल गतिकी, चूंकि रसायन विज्ञान पढ़ रहे हो तो रसायन विज्ञान की शाखा होगी। ठीक है, अगर मैंने कहा है कि आप रासायनिक बल गतिकी केमिस्ट्री के अंतर्गत कर रहे हो तो ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, हम सबसे पहले बता दूं मैं अभिक्रियाएं, यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप कोई अभिक्रिया, समझ रहे हो, कोई अभिक्रिया, अभिक्रिया की गति या मैं जिसे कहती हूं वेग, इस अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होंगे। प्रभावित करने वाले कारक जो होंगे, इन सब का जिस रसायन विज्ञान की जिस शाखा में हम अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान की जिस शाखा में इनका अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है रासायनिक बल गतिकी। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इसे समझाने का मेरा मतलब हमेशा यही रहता है कि मैं आपके दिमाग में आ रहा हो कि मैडम फर्स्ट यूनिट नहीं आती, सेकंड यूनिट नहीं करवा रही, थर्ड नहीं करवा रही, फोर्थ करवाऊंगी सभी। बस ये है कि अब आप बच्चे नहीं रहे हो कि आप बिल्कुल सीक्वेंस वे पे चलो, जो चीज जहां यूज आनी है हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें रासायनिक बल गतिकी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इसका यूज मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इन सब यूनिट्स में करने वाली हूँ। इसीलिए इन सब को मैं किस में पढ़ा रही हूँ, सबसे पहले मैं केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब देखना, जब मैंने बात की है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाएं, रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, उस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ऑब्वियस है प्रभावित करने वाले कारक, ठीक, और इन सबका जो अभिक्रिया से रिलेटेड जो चीज है उसका नाम, उसको उदाहरण, उसके एग्जांपल्स, उसकी
जो जो चीजें उसे इफेक्ट करेंगे उन सब का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा वो कहलाएगी रासायनिक बल गतिकी। क्या कहलाएगी? रासायनिक बल गतिकी के नाम से जानी जाएगी। और हम इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन क्या होगी? अब समझें अभिक्रियाएं। देखो ये कोई अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया ही तो कहलाती है। ये ए और बी क्या होते हैं बच्चों? अभिकारक। ए और बी क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और ये तो मैंने लिख ही दिया है, उत्पाद। जब अभिकारक और उत्पाद आपस में मिश्रित होंगे तो किसके लिए? अभिकारक आपस में मिश्रित होंगे तो किसके लिए? उत्पाद बनाने के लिए। अभिकारक से उत्पाद जब बन रहा है, अभिकारक से जब उत्पाद बन रहा है तो इसमें कुछ, अरे कहने का मतलब क्या है, जैसे देखो मैं यहां खड़ी हुई हूं, ध्यान से समझना मेरी बात। अगर मैं यहां खड़ी हुई हूं और यहां से धीरे धीरे करके मैं इधर आ रही हूं, मैं माना इस जगह अभिकारक हूं और आगे बढ़ के जैसे यहां आई मैं उत्पाद हुई, तो अभिकारक से जो उत्पाद मैं चली ना, चाल हुई ना मेरी, मेरा अभिकारक से उत्पाद बनने में जो वेग हुआ वो अभिक्रिया का वेग कहलाया। क्या कहलाया? अभिक्रिया के वेग। अभिक्रिया के वेग के बाद, ये तो है अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के बारे में हम जो भी अध्ययन करेंगे, जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे, वो कहलाएगी रासायनिक बल गतिकी। क्या कहलाएगी? ध्यान रखना, हम इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का मतलब क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन का। रिवर्सिबल रिएक्शन का मेरा मतलब हमेशा ये रहेगा कि जिस कंडीशन में आप चले गए उससे वापस आ सको। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती हैं? कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? बता सकता है कोई मुझे उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती हैं? कोई भी स्टूडेंट मुझे बताएगा कौन कौन है? नए होना, मन्नू तवारी। आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज? दोनों तरफ से होने वाली अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। ऑब्वियस सी बात है, देखो अभिकारक से उत्पाद बन रहे हैं और उत्पाद से वापस अभिकारक बन रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के नाम से जानी जाती है, जिन्हें कहते हो आप रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कहते हो? रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जानते हो। ऐसी अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब देखना, अभिक्रिया चलती गई, माना यहां मेरे अभिकारक हैं, अभिकारक स्टार्ट हुए बनना उत्पाद में। किसमें? उत्पाद में परिवर्तित हुए। दो क्वेश्चन का जवाब पूछ रही हूं, उसका जवाब दीजिएगा। पहला तो ये कि हम क्या ज्ञात करने वाले हैं कि दो क्वेश्चन का जवाब इस अभिक्रिया से मिलेगा मुझे। वो क्या? कितने अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हुए, पहला क्वेश्चन ये, और समय कितना लगा। कितने अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हुए और समय कितना लगा। इन दोनों क्वेश्चन का जवाब केवल एक है, अभिक्रिया का वेग। यानी कि मेरे समझने की कोशिश करना कि मानो अभी समय हो रहा है, मेरे मोबाइल में टाइम हो रहा है अभी 12:24। ठीक है, समझने की कोशिश करना। मैंने दो रिएक्टेंट को आपस में मिलवाया, अभी वो दोनों मिल रहे, धीरे 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 अभिक्रिया होने लग गई। अभिक्रिया हुई तो अभिकारक किसमें परिवर्तित होने लगे? उत्पाद में। हुए या नहीं? अभिकारक किसमें परिवर्तित होने लगे? उत्पाद में। अगर अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होने लगे तो कितने अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हुए और कितना समय लगा। यानी कि कहीं मेरे कहने का मतलब ये तो नहीं प्रति इकाई समय में
अभिकारकों से उत्पाद बनने की संख्या अभिक्रिया का मोल यानी सॉरी अभिक्रिया का वेग कहलाती है। अरे वेग का पता कैसे चलेगा? वेग का पता ऐसे ही तो चलेगा कि मैडम मुझे वेग निकालना है तो दो चीज बताओ। पहला तो ये समय कितना लग रहा है, दूसरा ये कि कितने अभिकारक किसमें परिवर्तित हो रहे हैं, उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चन से तो जवाब पता चलेगा मुझे कि अभिकारक और उत्पाद कितने प्रेजेंट होंगे और कितने नहीं। देखना दो ही तरीके हो रहे हैं, या तो अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है या उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित हो रहा है, और दोनों में परिवर्तन किसमें हो रहा है, या तो अभिकारक में या उत्पाद में। तो देखना मैंने कहा कि मेरी डेफिनेशन क्या होगी कि प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में कितने अभिकारकों और उत्पादों का परिवर्तन हुआ। किसका? कितने अभिकारक और कितने उत्पाद चेंज हुए, वही तो मेरा क्या कहलाया, अभिक्रिया का वेग कहलाया या नहीं। देखो कैसे, जैसे मानो मैंने कहा कि यहां पे अभी समय है t बराबर 0, ठीक। जैसे समय स्टार्ट हुआ मेरे पास अभी अभिकारक पूरे हैं, मेरे पास अभी अभिकारक पूरे हैं। जैसे मैंने बोला मुझे पानी में चीनी मिलानी है, देखना एक बार समझना मेरी बात। मैंने बोला पानी में मुझे चीनी मिलानी है, तो मैडम अभी पानी ले लो अलग और एक अभी चीनी ले लो अलग। पानी और चीनी का मिक्सचर करना है, तो स्टार्टिंग में पानी और चीनी अभी मिश्रित नहीं हुए, मैंने पानी में चीनी डाली है, अभी वो चीनी घुलना स्टार्ट होगी, तो उसमें समय लगेगा। और अभिकारक किसमें परिवर्तित होंगे, उत्पाद में। इस संख्या को केमिस्ट्री के अंतर्गत सांद्रता के नाम से जाना जाता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि मानो ये दो, इससे समझ लेना सांद्रता का मतलब क्या है। माना मेरे पास दो बीकर हैं, एक में इसमें पानी भर रहा है, इसमें भी पानी भर रहा है। माना मैंने इसमें 1 किलो चीनी डाली है, इसमें 2 किलो चीनी डाली है, बीकर दोनों समान है, पानी भी समान है। तो देखना ये पानी बीकर समान, पानी समान, चीनी की मात्रा ज्यादा है। तो मुझे बताओ सांद्रता, ये मेरा फर्स्ट बीकर है, ये मेरा सेकंड बीकर है, सांद्रता इसमें ज्यादा होगी कि इसमें ज्यादा होगी? फटाफट बताओ, फर्स्ट वाले में ज्यादा होगी सांद्रता या सेकंड वाले में ज्यादा होगी? फर्स्ट वाले में ज्यादा होगी या सेकंड वाले में ज्यादा होगी? सभी जवाब दोगे मुझे। ध्यान रखना प्रति इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की, मतलब उपस्थित जो भी आपने डाला है उसकी संख्या, जैसे देखो एक क्लास के अंदर, देखना एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट की क्लास है, 50 स्टूडेंट एक क्लास में, एक कमरे में 50 स्टूडेंट आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? 50। सारे कॉलेज में कमरे सेम साइज के हैं, सब में 50 आ सकते हैं। एक क्लास में 20 स्टूडेंट बैठे हैं और दूसरी वाली में 50 बैठे हैं, सांद्रता किसकी ज्यादा होगी? अरे कमरा और कमरे में उपस्थित बच्चे, उसमें बच्चों की संख्या, जिसमें बच्चों की संख्या ज्यादा होगी वो उसकी सांद्रता ज्यादा होगी। यानी कि कितना भरा हुआ है। पानी में चीनी है, चीनी जो है वो कितनी है, ये 1 किलो है, ये 2 किलो है, तो चीनी जगह किसमें ज्यादा घेरेगी? इस वाले में ज्यादा जगह घेरेगी। जितनी जगह घेरती है वो उसकी सांद्रता कहलाती है। और ध्यान रखना सांद्रताओं को भी दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो होता है, चलो सांद्रता, प्रति इकाई आयतन में विलेय के मोलों की संख्या एक्चुअली में क्या कहलाती है, या मोलों की संख्या क्या कहलाती है? सांद्रता के नाम से जानी जाती है। तो अब देखना वेग की परिभाषा क्या होगी, परियों की भाषा, परिभाषा, वेग की परिभाषा क्या होगी? अभिक्रिया का वेग बराबर, मैडम प्रति इकाई समय ले लो और उत्पाद व अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन ले लो।
इस बार मैंने सांद्रता कर दिया है, ध्यान रखना। प्रति इकाई समय में अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, प्लस माइनस लगा रही हूं मैं, जहां प्लस का मतलब है उत्पादों की सांद्रता और माइनस का मतलब है अभिकारकों की सांद्रता। क्यों? क्योंकि समय के साथ जो अभिकारक होते हैं, समय के साथ जो अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रता, समय के साथ जो अभिकारक होते हैं उनकी सांद्रता तो होती जाती है कम, और उत्पादों की सांद्रता क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। कमी हो रही है, इसलिए माइनस चार्ज, माइनस जो है माइनस चिन्ह। और अगर उत्पादों की सांद्रता बढ़ रही है, उत्पादों की सांद्रता अगर बढ़ रही है तो वो कहलाता है क्या? प्लस के लिए। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो गया? यानी कि प्रति इकाई समय में 10 मिनट में मैडम अभिकारक कितने बदले, 20 मिनट में मैडम अभिकारक उत्पाद में कितने बदले, मैडम 30 मिनट में अभिकारक उत्पाद में कितने बदले, कितने बदले और कितने समय में बदले, ये कहलाता है अभिक्रिया का वेग। क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग। यहां तक कोई डाउट है? आ गया समझ में? कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है क्या? बताओ। यहां तक किसी को कोई डाउट? फटाफट बताया करो बच्चों। चलूं आगे? यानी कि समझने की कोशिश करना। फिर क्या हुआ? अभिक्रिया का वेग, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। समय भी तो बदल रहा है। अभिक्रिया के वेग की इकाई समझ लेना। सांद्रता की इकाई क्या होती है? सांद्रता क्या होती है? N/V होता है ना, प्रति इकाई आयतन में मोलों की संख्या। यानी कि प्रति इकाई आयतन अगर मैं लीटर में लूं तो मोल मोल में ही रहेंगे, यानी कि सांद्रता की इकाई क्या आ जाएगी? मोल प्रति लीटर अपॉन समय में परिवर्तन कितना आ जाएगा? सेकंड या मिनट में, जैसे चाहो वैसे। अभी एक बार रिज्वाइन कर लीजिएगा।
अब आ रही है? अब आ रही है क्या? आ रही है? बताओ तो सही। ठीक है, देखना यहां से एक बार वापस से देखो, जो बच्चे की निकल गए हैं, जिनको आवाज नहीं आ रही मेरी, अब देखो फटाफट से। ये मेरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। अभिक्रिया का वेग अगर मुझे निकालना है तो ध्यान रखना, अभिक्रिया के वेग को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी, डी तो परिवर्तन के लिए आएगा, सांद्रता के लिए बड़ा ब्रैकेट लगाया, और किसकी सांद्रता में परिवर्तन? ए की सांद्रता में परिवर्तन, तो डी ए अपॉन डी टी। टी क्या हो गया? समय में परिवर्तन हो गया। से माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि अभिकारक की सांद्रता है, ध्यान रखना। किसकी सांद्रता है? अभिकारक की सांद्रता है। ऐसे ही यहां देखना, बी की कंसंट्रेशन में चेंज, माइनस की डीवी अपॉन डी। अब मुझे इस इक्वेशन को मैंने लिखा हुआ है, इसमें ए का अभिक्रिया वेग, बी का अभिक्रिया वेग, सी का अभिक्रिया वेग, डी का अभिक्रिया वेग, और साथ में पूरी अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग। फटाफट बताओ मुझे, मैं कंप्यूटर के सामने बैठ रही हूं, बताओ मुझे फटाफट। बताओ ए के रिस्पेक्ट में, बताओ पहले ए के रिस्पेक्ट में अभिक्रिया वेग क्या होगा? बताओ ए के रिस्पेक्ट में अभिक्रिया वेग क्या होगा? बताओ, अरे बताओ ना, ऐसे नहीं चलेगा काम। मैंने बोला था आपको मेरी क्लास लेनी है तो सतर्क तो रहना पड़ेगा। ए का बताओ अभिक्रिया वेग क्या होगा? माइनस के 1/2 डी ए ओवर डी टी। वेरी गुड। बी का बताओ आप, मन्नू आप नहीं, और कोई बताओ? अभिषेक आप बताइए, बी का क्या होगा? बी का क्या होगा बताओ, बताओ। बी का बताओ, बताओ भाई बताओ। माइनस के 1/4 डी, डी बी लिखो, डी बी लिखो, डी ए नहीं डी बी है ना, डी बी ओवर डी टी। हाँ आगे गोल्डी, और कौन है इस मीटिंग में मेरे साथ? 14 पार्टिसिपेंट है, और कौन है? दीपक बताइए, सी के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में बताइए, सी के रिस्पेक्ट में बताओ, सी के रिस्पेक्ट में बताओ दीपक, सी के रिस्पेक्ट में बताओ दीपक। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बताओ भाई, ऐसे तो कैसे काम चलेगा? फिजिकल पढ़ रहे हो तो न्यूमेरिकल भी तो करवाऊंगी। पवन गुप्ता 1/3 डीसी ओवर डीटी। माइनस आएगा क्या? ये माइनस लगाया आपने? अरे उत्पादों के लिए हमेशा पॉजिटिव आना है, क्योंकि उत्पादों की संख्या बढ़ती है। उत्पादों के लिए हमेशा पॉजिटिव आना है, और अभिकारकों के लिए हमेशा नेगेटिव आने का रहेगा। अगर मैंने ये बोला है, यहां माइनस लगाया है, तो सी के रिस्पेक्ट में अभिक्रिया वेग 1/3 डी सी की कंसंट्रेशन अपॉन डी होगा। ध्यान रखना, उत्पादों के लिए पॉजिटिव और अभिकारकों के लिए नेगेटिव होगी वैल्यू। अब उस दिन एक न्यूमेरिकल, ध्यान रखना एक चीज, ध्यान रखना, चाहे एक अभिकारक का, अरे चाहे एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन निकाल लो, चाहे किसी एक उत्पाद की निकाल लो, चाहे अभिकारक का वेग निकालो, चाहे उत्पाद का वेग निकालो, चाहे किसी के रिस्पेक्ट में वेग निकालो, ये पूरा हमेशा अभिक्रिया वेग के बराबर होगा। आप ये नहीं कह सकते, देखना एक चीज जो समझा रही हूं मैं, देखना एक बार, माइनस के डी ओवर डी टी होगा, ये ए का भी वेग है
ये ए का भी अभिक्रिया वेग है और ये बी का भी अभिक्रिया वेग है, साथ ही साथ ये पूरी अभिक्रिया का वेग भी रहेगा। ये नोट कर लेना, कहीं भी ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चाहे अभिकारक का वेग मिल जाए, चाहे उत्पाद का वेग मिल जाए, किसी का भी वेग मिल जाए, इनका अलग अलग वेग निकालो, चाहे उत्पादों का अलग निकालो, चाहे अभिकारकों का अलग निकालिए, हमेशा ये आपस में भी बराबर होंगे और अभिक्रिया के वेग के भी बराबर होंगे। ध्यान रखना ये चीज, क्योंकि एक न्यूमेरिकल कॉपी पेन हाथ में रखना, एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर रही हूं मैं, एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर रही हूं। रुकना एक सेकंड, एक न्यूमेरिकल डिस्कस करना है। एक न्यूमेरिकल, ये रहा देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है A2 प्लस B2 2AB बना रहा है। कह रहा है ये बुक के अंदर, कहां गया, एक सेकंड रुकना, पेज पलट गया। B2 के लुप्त होने का वेग, B2 के लुप्त होने का वेग 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर है। 10⁻⁻5 मोल पर लीटर है, पर लीटर पर मिनट है। AB के बनने के वेग की गणना करनी है, साथ में A2 के लुप्त होने का वेग निकालना है। लुप्त मतलब गायब होता जा रहा है ना। कौन कौन ऐसे स्टूडेंट है जो इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं? अभिक्रिया का वेग कैलकुलेट करना है, अभिक्रिया के वेग कैलकुलेट करना है। अभिक्रिया का वेग 1/6 कौन है ये? हाँ बताओ भाई बच्चों, ये न्यूमेरिकल ऐसे कौन कौन है जो सॉल्व कर सकते हैं? मैडम, प्रियंका मैडम, ये अपने आप बंद हो गई, पता नहीं, अभी बैठी थी मैं, बैठे बैठे मैं देख रही हूँ अपने आप बंद हो गई। चल रही है? हाँ अच्छा देखना, ये क्या निकालना है, देखो एक बार। A2 के लुप्त होने का वेग क्या दिया हुआ है, तो क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकते? एक बार देखना, मैं कर रही हूँ इस न्यूमेरिकल को। माइनस आएगा ना बच्चों, 10⁻⁻5 होगा कि नहीं? A2 के लुप्त होने का, B2 के लुप्त होने का वेग दिया हुआ है। अभी एक चीज पढ़कर आए हो, जिनको नहीं आए वो नोट कर लेना। dA2/dt बराबर माइनस के dB2/dt होगा या नहीं, इक्वल टू इसका निकालना 1/2 dAB/dt होगा या नहीं होगा। पॉजिटिव में आएगा, ध्यान रखना, नेगेटिव पॉजिटिव में न्यूमेरिकल में यूज नहीं करूंगी, क्यों न्यूमेरिकल तो माइनस प्लस चिन्ह नहीं। हाँ सही किया है, ये कौन है, 2 × 10⁻⁻5, वेरी गुड। तो देखना B2 के लुप्त होने का वेग दे रखा है 10⁻⁻5, तो ये भी तो 10⁻⁻5 होगा, निकल गया। A2 के लुप्त होने का वेग भी यही आ गया। सेम 1/2 dAB/dt होगा या नहीं होगा बच्चों? तो आपको dAB/dt निकालना है,
इस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दूं, यही तो निकालना। कौन कौन ऐसे हैं जिन्हें ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया? हाँ, कर लोगे? कर लोगे या नहीं? एक न्यूमेरिकल मैं बता के जा रही हूं, कल आप मुझे बताएंगे। एक न्यूमेरिकल लिखना। सबको मेरी आवाज आ रही है? दोबारा देखो, दोबारा। अरे A2 के लुप्त होने को ऐसे नहीं लिख सकते क्या रवि? रवि है ना ये लड़का? हाँ बेटा रवि, A2 के लुप्त होने को ऐसे नहीं लिख सकते क्या? B2 की सांद्रता को ऐसे नहीं लिखा जा सकता क्या? ये अभिक्रिया का वेग ही तो है। हाँ या ना में जवाब देते चलना मुझे, जिससे मुझे लगे आपको आ रहा है। ये अभिक्रिया का वेग, ये A2 के रिस्पेक्ट में अभिक्रिया का वेग, ये B2 के रिस्पेक्ट में अभिक्रिया का वेग, और ये AB के रिस्पेक्ट में अभिक्रिया का वेग। इसका मान दिया हुआ है, ये आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये तो यही इसके बराबर आ गया, यानी कि A2 के लुप्त होने का वेग आपको निकालना था, वो यही है, इसी के बराबर होगा। और इसको, इसकी वैल्यू को 2 का गुणा, अरे यही तो निकालना है, dAV/dt निकालना है ना। इस 2 को इधर ले जाओ तो dAV/dt क्या आ गया? 2 गुणा 10 की घात 5 नहीं आ गया क्या? रवि बेटा आया कि नहीं आया समझ में? बताओ रवि, आप दोबारा पूछ रहे थे, बताओ। आ गया? चलो तो फिर एक न्यूमेरिकल मैं दे रही हूं, कल सॉल्व करके दिखाइएगा मुझे। फटाफट एक न्यूमेरिकल, कॉपी पेन हाथ में, और एक न्यूमेरिकल लिखिए। एक अभिक्रिया दे रखी है, कर लोगे? वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट। ये कह रहा है कि A के लुप्त होने का वेग दिया हुआ है 10 की घात -2 मोल पर लीटर पर मिनट। तो आपको निकालना है B के लुप्त होने का वेग, ये निकालना है, C के बनने का वेग निकालना है, और अभिक्रिया का वेग निकालना है। कर लोगे कि नहीं बताओ? कर लोगे कि नहीं? कर लोगे या नहीं? कर लोगे या नहीं? कल के लिए छोड़ के जाऊं? कल के लिए छोड़ के जाऊं या नहीं बताओ, कि करा दूं? कल बाकी इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कल क्या करना है, क्या नहीं करना है। तब तक आप लोग अपने आराम से कैलकुलेशन कीजिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बस हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ये 2 ही काम जिंदगी में करने, और खाते रहिए, पीते रहिए, सो आराम से, टीवी देखो, खेलो कूदो, जितना काम आप कर सकते हैं कीजिए, पर खुश रहिए। ठीक है, मिलते हैं कल क्लास में। अब ये कर दो आप।